जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का गोधूली भाग 2 में चैप्टर नंबर 4 यानी गद्य खंड में। ठीक है, इसका क्या करने वाले ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से आपका बनता है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उस सभी को क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आपका पिछले वर्ष में जो पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी पूछा जाता है, टोटली अगर बोलें जितना भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि जो है इसका आरंभिक लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख? कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से। ठीक है, अगला है नागरी लिपि निबंध के निबंधकार गुणाकर मूलेगी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? नागरी लिपि के निबंध, नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है और इसके निबंधकार गुणाकर मूले जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, है ना? तो 1935 ईस्वी को हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिला के एक गांव में हुआ था। किनका जन्म? गुणाकर मूले जी का जन्म। गुणाकर मूले जी कौन था? तो नागरी लिपि निबंध के निबंधकार थे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, नागरी लिपि किस पुस्तक से ली गई है? तो नागरी लिपि अगर देखें ना तो भारतीय लिपियों की कहानी जो कि पुस्तक है एक, किनके द्वारा रचित है? तो मूले की रचना, यानी गुणाकर मूले की एक रचना है भारतीय लिपियों की कहानी, और इसी पुस्तक से जो है नागरी लिपि रचना ली गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का निधन 2009 में हो गया था। कब हो गया था? 2009 ईस्वी में गुणाकर मूले जी का निधन हो गया था। ठीक है, अगला है बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र जो है वो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है बेतमा दानपत्र। इस चैप्टर में आपने चर्चा देखा होगा कि बेतमा दानपत्र का इस चैप्टर में चर्चा है ना, इस अध्याय में चर्चा है। तो बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 का। अगला है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में जो नागरी लिपि मिलता है इसका लेख 8वीं सदी से ही प्राप्त होने लगा है। ठीक है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में। गुणाकर मूले ने, क्योंकि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, तो गुणाकर मूले ने जो अपनी मिडिल स्तर की जो पढ़ाई की थी वो कौन सी भाषा में की थी? मराठी भाषा में। ठीक है, मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? वर्धा में। कहाँ पे की थी? मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? वर्धा में इसने पढ़ाई की थी। ठीक है, अगला है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। देवनागरी लिपि में जो जो भाषाएं लिखी जाती है प्रमुख रूप से कौन कौन सी? नेपाली देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, प्राकृत, ये सारी भाषाएं जो है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का नियम होता है बाईं से लेकर के दाईं ओर खत्म करना, यानी बाईं से शुरू हुआ और जा करके खत्म कहाँ करना है? दाईं ओर खत्म करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है? देखिए, मूले जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? मूले जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। ठीक है, पुरानी लिपियों की यानी जितने भी पुराने लिपियां थी, सबसे प्राचीन लिपियां जो है वो क्या है? हमारी देवनागरी, उससे भी प्राचीन है ब्राह्मी, है ना? तो सबसे पुरानी लिपियां जो है इसकी विस्तृत जानकारी अक्षर कथा में लिखी है मूले जी ने, यानी गुणाकर मूले जी। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों यानी गुप्त वंश की राजधानी जो होती थी उसको देवनगर कहा जाता था। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या? बहन, यानी बांग्ला लिपि जो है ना, बांग्ला लिपि ये जो है प्राचीन नागरी लिपि का क्या है? बहन माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है अक्सर ये। ठीक है, इसलिए हमने इसको भी जो है यहाँ पे नोट कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो नागरी लिपि में, है ना? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नांदी नागरी दिया गया था? नंदी नागरी नाम दिया गया था। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं को। ठीक है, विजयनगर राजाओं का जो लेख होता था उनके लेख का जो लिपि का नाम दिया गया था नंदी नागरी नाम दिया गया। ठीक है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग ध्यान से देखते हैं।
देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने हैं? तो 2 सदी पहले, यानी आज से 2 सदी पहले बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में जो मुद्रण का टाइप है ना, जिस तरह से टाइप हुआ है मुद्रण लिपि देवनागरी में, वो जो है 2 सदी पहले हुआ है। ठीक है। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं शताब्दी, है ना, 8वीं से 11वीं शताब्दी में जो है नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सभी देशों में बोले जाने वाली लिपि, लिखी जाने वाली लिपि थी। ठीक है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। दक्षिण भारत की जो पहले नागरी लिपि थी वो सिद्धम कहलाती थी। ठीक है, सिद्धम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? जितने भी अगर देखें निबंध जो लिखा है उन्होंने, कितने विषयों पर, विभिन्न विषयों पर टोटल जो उन्होंने निबंध लिखा है वो 2500 से भी अधिक निबंध इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा गुणाकर मूले के अभी तक कितने निबंध लिखा हुआ है? 2500। ठीक है। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से कब तक माना जाता है? तो 12वीं सदी से ही माना जाता है। ठीक है। इस्लामी शासक का जो काल आरंभ काल माना जाता है शासन काल का, वो कब माना जाता है? 12वीं सदी से। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? याद रखिएगा, राजा वर्गुन। कौन था? राजा वर्गुन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंदौर के पास क्या है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 23 नंबर की इंदौर के पास क्या है? तो याद रखिएगा, इंदौर के पास बेतमा है। ये चैप्टर में चर्चा है ना। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किस भाषा में मिलती है? संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा। अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूल राजा जो था वो अमोघ वर्ष था। अमोघ वर्ष। ठीक है। हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? सरहपाद। ये भी कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम में शायद ही ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये नहीं पूछा गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। ठीक है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। काशी को क्या कहा गया? देवनागरी की संज्ञा काशी को कहा गया। ठीक है, यानी इसको दी गई है। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक भाई लिपि है ना। सिद्धम क्या है? एक लिपि है। श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के नंदी नागरी लिपि का ये प्राचीन नाम था। ठीक है। बांग्ला में सिद्धम इसको कहा जाता है। श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का, मतलब जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जो है निधन हुआ था। भाई क्या हुआ था? यहाँ पे निधन हुआ था इनका। याद रखिएगा, निधन। ठीक है, क्या हुआ था? निधन हुआ था। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए, तो श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का क्या हुआ था? निधन हुआ था। याद रखिएगा, क्या हुआ था? निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। याद रखिएगा, टकसाल का संबंध सिक्कों से। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह है ना, राम और सीता माता, रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने। ठीक है। अकबर ने अपने सिक्के पर जो है ना राम सीता का आकृति बनवाया और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाया। किसने? अकबर ने। इसलिए जो है ना पूरे मुगल सम्राट में जो है अकबर को बहुत ही इज्जतदार नेता, एक तरह से इज्जतदार शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये हर धर्म की इज्जत करते थे। चलिए अगला हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक का आपका पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से जो है ना देवनागरी का संबंध बताया है? देखिए कौन कौन सी भारतीय लिपियों से यहाँ पे है। लेखक ने जो है ना, लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों का संबंध देवनागरी से बताया है। बस क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न इधर। ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में अगर देखें ना तो मुख्यतः अभी आपको बताया तो ऑब्जेक्टिव में भी नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं
लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है। क्योंकि ये सब देखिए, नेपाली भाषा बाईं से दाईं ओर जाता है, मराठी बाईं से दाईं ओर, संस्कृत बाईं से दाईं ओर, प्राकृत, हिंदी, ये सब बाईं से दाईं ओर हम लोग लिखते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखावट देख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है भाई? ये भी प्राकृतिक भाषा है, नहीं है क्या? यानी ये जो देवनागरी लिपि की भाषा है, ये कौन सी लिपि लिखे हैं हम? देवनागरी लिपि लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? मतलब देवनागरी लिपि का जो अक्षर है उसमें स्थिरता कैसे आ गया धीरे धीरे? तो देखिए, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने थे और इसमें पुस्तकें छपने लगी थी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई, ठीक है। यानी यह जो है अपने लोगों ने जो है अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। मनुष्यों ने जो है इस चीज़ को अपनाना धीरे धीरे क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना पहली बार टाइप भी बनना शुरू हो गया था लोगों के पास, जिस वजह से इसी को धीरे धीरे लोगों ने अपना लिया और इस वजह से ये इसमें स्थिरता आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ध्यान से समझिएगा, गुर्जर प्रतिहार के बारे में चर्चा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, पूछ सकता है। विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, बाहर से भारत आए थे, बाहर से भारत आए थे। ईसा की यानी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए थे। मतलब गुर्जर प्रतिहार जो थे वो प्रतिहार वंश के शासक थे और प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो मिहिर भोज, महेंद्रपाल, प्रख्यात जो है क्या हुए थे? प्रख्यात प्रतिहारी शासक हुए थे, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार भी एक थे। और गुर्जर प्रतिहार जो था वो बाहर से आए थे भारत, और यहाँ पे ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने क्या किया था? अपना शासन स्थापित किया था। तो गुर्जर प्रतिहार जो है यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे, एक शासक थे, ठीक है। कौन से वंश के? प्रतिहार वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग के सामने, कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? सही बात है भाई, नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं? देखिए, नागरी नाम की जो उत्पत्ति हुई है ना, और इनके अर्थ के बारे में विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है कि नागरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इसका अर्थ के बारे में विद्वानों में क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। कोई विद्वान कुछ बताता है, कोई विद्वान कुछ बताता है। तो देखिए अभी, हालांकि एक मत के अनुसार अगर देखें, हालांकि एक विद्वान के अनुसार देखें तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था। गुजरात का जो नागर ब्राह्मण है ना, उन्होंने पहली बार नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम शायद नागरी पड़ा। दूसरे मतानुसार कहते हैं कि बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अब देखिए, ये दोनों मत आपको लिख देना है, ये जो दोनों मत है ना, ये दोनों मत आपको लिख देना है कि नागरी को हम लोग देवनागरी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगर आप एक ही आंसर देते हैं तो आपका आंसर हो सकता है अधूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों दे देंगे तो एकदम दौड़ेगा भाई। अगला देखिए, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि जो है ना, कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो याद रखिएगा, लेखक जो कहते हैं कि ईसा की 8वीं 11वीं सदी के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। उस समय तक यह लिपि सार्वदेशिक लिपि बन चुकी थी। सार्व मतलब सभी, देशिक यानी देशों में, ठीक है। सभी देशों की लिपि बन चुकी थी क्या? ये नागरी लिपि, ठीक है। कई देशों से इस लिपि की लिखित बहुत ही लेख मिले हैं। याद रखिएगा कि नागरी लिपि कब हमारा सार्वदेशिक लिपि बन चुका था? 8वीं से 11वीं सदी में, ठीक है। और चलो हो गया कंप्लीट यार, इतने सा आंसर काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? क्या है नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो देखिए, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है ना, वही उसी को नंदी नागरी कहा जाता है, ठीक है। कोकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूल, देवगिरी के भादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में ही है। पहले पल विजयनगर के राजाओं को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया था। मतलब विजयनगर के जो राजा होते थे उनका भी जो नाम है ना, वो नंदी नागरी लिपि का नाम से उन्हें जाना जाता था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं खत्म हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटली 11 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, ये चैप्टर आपका बिंदास होकर के आप अगला चैप्टर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन,
क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि, ठीक है। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? तो देखिए, ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर जो है ना क्या होती है? लकीरें होती है। सही बात है भाई। ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के जैसे हम लोग भी लिखते हैं तो उस अक्षर पे भी क्या होता है? लकीर होता है। अब यहाँ बोल रहा है नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है इसकी तुलना में, तो देखिए, और लकीरें छोटी या फिर तिकोन होती है। छोटी लिखते हैं, बहुत छोटा होता है, या फिर हो सकता है तिकोन जैसी होती है। जबकि नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरें रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। सही बात है भाई। हम लोग जो लिखते हैं नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि जो लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग? इतना ही लाइन खींचते हैं जितना कि उसमें अक्षर आ गया है, जितना अक्षरों की चौड़ाई है उतना ही लाइन खींचते हैं। ये नहीं कि उसके ऊपर ये कौन बना दिए, उसके ऊपर इतने छोटा सा खींचे और पूरा एकदम बकवास इधर लिख दिए, इस तरह से नहीं। बल्कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि में ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है? लकीरें छोटी छोटी खींच दिया जाता है और तिकोन खींची जाती है। लकीरें छोटी या फिर तिकोन खींची जाती है। लेकिन नागरी लिपि में क्या होता है? इसका मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि में अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरें रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए इसको। क्या है क्वेश्चन? कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए। नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना वो विंध्य विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलधि उच्छल जलधि तरंग, है ना। तो ये विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से हमें नागरी लिपि प्राप्त हुई है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक जो है ना क्या जानकारी देता है भाई? तो देखिए, नागरी लिपि के साथ साथ अगर बात करें, अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही हैं। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? विद्वान का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख पहले नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहले पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। तो यह भी आपका चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर हुआ समाप्त। यहाँ से आप चाहें तो इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो एक ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।